तो आज तो पता ही है क्या करना, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली बात है कि इस प्रोजेक्ट को हर बच्चा 5 से 7 बार बनाए। अगर 5 से 7 बार शुरू करोगे एंड तक 2 या 3 बार तभी बने। देखो एक बार में तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वही पता चल जाए, वही बहुत है। 3 बार बनाओगे तो चौथी बार आपको पता चलेगा। दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट ये नहीं कि एक कॉपी बनाओ, एक प्रोजेक्ट में ये नहीं कॉपी पेस्ट कर। एक कॉपी में जो रोज का मैं करवा रहा हूँ, फिर मैं छोटी छोटी असाइनमेंट दूंगा, दूसरी कॉपी में एक असाइनमेंट ऐड करूंगा, एक्स्ट्रा जो मैं करवा रहा हूँ तो होगा ही। तीसरी में एक और, चौथी में एक और उसमें भी ऐसे नहीं करना एक दिन में। आज मान लो हम शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट, अब 2-3 कॉपी करना। एक वीकेंड आया तो एक नई कॉपी और शुरू कर, इसमें पूरे हफ्ते का शुरू से लेके करना। अगला वीकेंड आया एक कॉपी और ऐड होगी, यानी वो बताता जाऊंगा कि कितनी कितनी बार, क्योंकि जो चीजें हम लोग करेंगे यूज वो हमें पता नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे कोडिंग नहीं है, इसमें आर्किटेक्चर वगैरह भी पूरा समझेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चे, प्रोजेक्ट कुछ भी हो, टॉपिक कोई भी हो, कोई भी बना सकते हैं, आपको टॉपिक बनाना आना चाहिए। इंट्रो देने चाहते हो, आपसे पूछते हैं प्रोजेक्ट में क्या रूल फॉलो किया, क्या आर्किटेक्चर फॉलो किया है। अब आप बोल नहीं, हमने न्यू प्रोजेक्ट ही बनाया, एक तो थोड़ी रखेगा, आपको पूरा आर्किटेक्चर बताना पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सॉलिड प्रिंसिपल यूज करके बनेगा। तो आपके लिए मैंने बोला था पढ़ के आना, पढ़ा किसी ने? ये सॉलिड प्रिंसिपल, एक तो एस का मीनिंग लग गए, ओ का मीनिंग लग गए, एल का मीनिंग लग गए, और आई का अलग है और डी का अलग। एक जब प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने क्या करना, ये कुछ नहीं है बच्चे, कोडिंग नहीं है, याद रखना। एक यहां पे कोई भी आप एक उठा के ये पढ़ सकते हैं। एस का क्या है, ओ का क्या है, एल का क्या है और आई, ये लिखे हुए हैं सारे। एक तो यहाँ पे यही चीजें बताई, कोई चीज एक बार यूज करनी, रीयूजेबिलिटी के लिए क्या है, जो ओपन है उसे क्लोज करना है, मतलब ये इसके रूल है। तो आपने कल तक जो है सिर्फ इंग्लिश ये एस का क्या मीनिंग है, ओ का क्या है, एल का क्या है, आई का क्या है, डी का क्या है, ये आपने पूरा मुझे बताया। ये कोडिंग में नहीं यूज करना, फिर मैं जब प्रोजेक्ट बनाता जाऊंगा तो आपको मैं बताता जाऊंगा, देखो जी एस भी अप्लाई हो गया, ओ भी, एल भी, आई भी और डी। ठीक, तो इसलिए आप ये पढ़ के आओगे और मैं कल पूछूंगा 5-7 बच्चों से, एक्सप्लेन करना होगा एस का क्या मीनिंग है, ओ का क्या है और एल का क्या है, आई का। ये बच्चे एक आर्किटेक्चर है जो हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करें। नेक्स्ट, अब इसमें रिपोजिटरी पैटर्न जाते हैं, सब कुछ आता है, वो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। तो अब हम नया प्रोजेक्ट, मैंने लास्ट टाइम बताया था बच्चे, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए
ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसका आपको भी नॉलेज हो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट उसका नॉलेज लिए बिना आप नहीं बना सकते। अगर मैं आज बोलूं कि आपको हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो हमें तो हॉस्पिटल का इतना ही पता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिखते हैं, दवाई लेते हैं, घर आ जाते हैं, लेकिन उसमें बड़ा कुछ और भी होता है। तो इसलिए जब तक आप उसका पूरा नॉलेज लोगे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो मैंने ऐसा टॉपिक इसीलिए चूज किया, टॉपिक तो मैंने कुछ भी बनवा सकती है, जैसे कि अगर ये नहीं है एक ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का जो है क्यों लिया, आप जोमेटो यूज करते हो, ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, सारी चीजें यूज करते हो, सारी ई कॉमर्स सिस्टम है। अब मैं आज बोलूं बनाओ जोमेटो का सिस्टम, इनमें तारे नजर आ जाएंगे, सुनने में और देखना आगे आगे क्या होता है। तो मैंने जो ऐसा टॉपिक लिया क्योंकि इसका आपको पता है, कम से कम आपको उसका पूरा फ्लो तो पता है ना। प्रोडक्ट होते हैं, सर्च करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट करते हैं, पैसे देते हैं, ऑर्डर डिलीवर होता है, ऐसी होती सारा ठीक। अब जैसे मूवी का ऑनलाइन शॉपिंग, मूवी का आपका बनाते हो बुकिंग का, वो भी एक क्या है, मूवी चूज करते हो, थिएटर चूज करते हो, नंबर ऑफ पर्सन, ऐड टू कार्ट, वही सेम चलेगा। इसी तरह से आप एयरलाइन टिकट का ले लो, ये सारे ई कॉमर्स सिस्टम की कैटेगरी है बच्चे, जहां पैसे का लेन देन। तो ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट की शॉपिंग हो सकती है। तो ये सिस्टम मैं आपको बनाऊंगा, सबने ये तो बनाना जरूरी है। इसके अलावा किसी के माइंड में कुछ हो तो वो अपना बना, एक मतलब साइड बाय आप पहले तो उसका डॉक्यूमेंट बना लो ना, क्या बनाना है वो मेरे को दिखाओ कि मैं ये टॉपिक चूज कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डाटाबेस डिजाइन। चलो, तो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, और यहां पे चूज करो ASP.NET और यहां MVC यूज करना है, ये वाला टेम्पलेट ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब कोर है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। MVC यूज कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन है, लैंग्वेज हम C# में लिखते हैं। एक तो टेम्पलेट आप ये चूज करो, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब प्रोजेक्ट का नेम एक आप कुछ भी रख लो, ecom_project_1036। कहां सेव करना है, तो ब्राउज, वही डी ड्राइव में ASP.NET कोर फोल्डर है, और उसके और ये .NET 10 एक, पहले हम .NET 8, उससे पहले .NET 6, ये अल्टरनेट यूज होता है, 7 नहीं यूज होता बच्चे, जैसे 9 नहीं है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 10, यही लेटेस्ट है जो दिसंबर में लॉन्च हुआ। ऑथेंटिकेशन टाइप, ये पहली बार, और यहां चूज करो इंडिविजुअल अकाउंट। इसमें हमने ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। आइडेंटिटी, अभी हमने यूज किया एंटिटी फ्रेमवर्क।
ये आइडेंटिटी है, IDEN, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। और ये जो फ्रेमवर्क है आपका, ये किसके लिए यूज होता है आपका? वही ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। याद रखना, सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमने नया सीखना है इसमें। इंडिविजुअल अकाउंट चूज करोगे तो ये क्या होगा आपका? आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। और ये जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है, कोई पूछे कि सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ स्पेशल यूज किया? यस, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, IDENTITY, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क जो है ये बना हुआ है, हमने नहीं बनाया। इसमें 7 टेबल अपने आप बन जाएंगे, दिखाऊं। जैसे कोई टेबल होगा यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, कोई टेबल होगा रोल्स की इंफॉर्मेशन के लिए, कोई टेबल होगा इस यूजर को कौन सा रोल असाइन है उसके लिए होगा, कोई ओपन ऑथेंटिकेशन के लिए होगा। यानी काफी कुछ आपका इसके अंदर आएगा। तो हम लोग एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, और उसका नाम होगा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। इसलिए मैंने यहां चूज किया इंडिविजुअल अकाउंट। बस, देन क्लिक ऑन क्रिएट। एक अब ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आगे कुछ फोल्डर तो पता ही है, मॉडल, व्यूज, कंट्रोलर, डेटा, ऐप सेटिंग .jsn, program.cs। एरिया हमने यूज करना है। और उसके बाद ये यहाँ पे वही बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट वगैरह की कहानी। तो अब हमने ये एक नया प्रोजेक्ट बनाया, ये MVC प्रोजेक्ट। ठीक, अब यहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है? ये देखो, यहां पे हम कनेक्शन सिंक वगैरह लिखते हैं, ऐप सेटिंग .jsn। ये लो, देख लो, खुद ही लिख लिया। लिखा क्यों? जब मैंने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बताया तो उसने कनेक्शन सिंक खुद लिखा। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। जैसे यहां पे नेम चेंज कर दिया OnSTR, और ये भी हम लोकल DB यूज कर सकते हैं, सर्वर का नाम ये मैं बताऊंगा। नहीं तो डेप्थ जो लिखते वो भी करता है, ये भी नया यूज कर लेते हैं। आगे डाटाबेस का नेम तो काफी लंबा आ रहा है, इसको शॉर्ट। ये अपने आप क्यों आया? क्योंकि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ने खुद 7 टेबल बना। तो यहां पे डेटाबेस का नेम DB _ ecom _ 1036। नेचर कोई चेंज नहीं कर रहा, अगर इसका नहीं रखा है। OnSTR तो पता ही है, पिछले में लिखना पड़ा था कनेक्शन सिंक, वही बात है सेम। अब इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू लिख लो या ट्रस्टेड _ कनेक्शन ट्रू, एक ही बात। विंडो ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर। एक उसके बाद मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स ट्रू। एक ये सेम कनेक्शन स्ट्रिंग। एक अगर आप नजर मारे, ये हमने पहले लिखा हो, ये देख लो।
तो कनेक्शन सिंक ठीक कर लेते हैं। ठीक, कुछ नहीं किया कनेक्शन सिंक को। ये देखा जो हमने बुक लिस्ट वाला प्रोजेक्ट किया था कंप्लीट, और इसकी ऐप सेटिंग में नजर मारो, वही है ना। सर्वर का नाम वो भी लोकल डीबी चल जाएगा, नया यूज करके देख लेते हैं इतना क्या है। डेटाबेस का नाम दे दिया, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू की जगह इन्होंने ट्रस्टेड कनेक्शन लिख दिया, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट ट्रू, और एक ये लिखना आगे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। ये पहले भी लिखना पड़ता था हमें, सेमीकोलन और ये एसेंसी रही। नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ जी, जेएसएन है, जेएसएन के अंदर जो ये की होती है, ये वाली आपकी केसेंसी होती है, ये तो वैल्यू है ना। ये बेसिकली क्या होती है, तो जेएसएन में डाटा की पेयर में होता है, तो की का नाम जैसा लिखा वैसा ही एक्सेस करना होगा, बाकी तो वैल्यू है। डबल कोट्स में चाहे आप लिख सकते हो, केसेंसी वो स्मॉल में, कैप्स में, बस लास्ट में ये ऐड कर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले हम डाटाबेस के लिए सारा तामझाम यही लिखते थे डेटा फोल्डर में। एक मॉडल बनाने हैं तो मॉडल फोल्डर में बनाते थे। अब छोटे से प्रोजेक्ट में तो ठीक है, जब प्रोजेक्ट में पता चले 5-4 टेबल भरने हैं तो उसके हिसाब से मॉडल फोल्डर में 5-4 मॉडल बनाओगे, यही होगा। ठीक, बट हम ऐसा नहीं, सिर्फ कनेक्शन सिंक से चेंज किया और कुछ नहीं। तो ये सारा बच्चे क्लोज कर दो। अब ध्यान से देखना और क्या कर रहा हूं, ये है, इस पे बाद में आएंगे मेन प्रोजेक्ट। अब एक सोल्यूशन एक्सप्लोर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, जो ये मॉडल्स फोल्डर है यहां नहीं करना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में चल जाता, हमने किया पहले। हम उसके लिए एक अलग से प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें मैं यूज करवाऊंगा आपको कंपाइल्ड क्लासेस। अभी तक तो क्लासेस बड़ी हैं, वो नॉन कंपाइल्ड, दैट कंपाइल्ड विद प्रोजेक्ट। सोचो, सी प्लस में ये होता है, जब प्रोजेक्ट कंपाइल होता तभी कंपाइल होती है, लेकिन यहां पे पहले से कंपाइल होगी क्लासेस, जैसे एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डेटा रीडर। वो क्लास ना मैंने बनाई ना आपने, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, वो कंपाइल क्लास। कौन सी क्लासेस होती? कंपाइल। वो कंपाइल क्लासेस यूज कर सकते हैं, तो आप उनसे काम थोड़ी। कंपाइल क्लास का क्या फायदा है, जो चीज पहले से कंपाइल होगी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बताओ, होगी नहीं होगी? जो चीज पहले से कंपाइल है परफॉर्मेंस बेहतर होगी। उसको हम लोग एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा नहीं, एसक्यूएल कमांड कितने प्रोजेक्ट में हमने यूज किया है, बताया था आपको। तो जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की बनी हुई क्लासेस यूज कर रहे हैं, सारी कौन सी है बच्चे? कंपाइल्ड क्लास। जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं, कितने प्रोजेक्ट सेम है, तो वो कौन सी क्लास है? कंपाइल्ड है। तो याद रखना, अब हम सीखने जा रहे हैं, हम अभी तक जो पढ़ते थे दैट इज नॉन कंपाइल्ड क्लासेस एंड कंपाइल्ड विद प्रोजेक्ट। अब हम साथ में सीखेंगे कंपाइल्ड क्लासेस, जिसका स्कोप कितना होता है? मल्टीपल एप्लीकेशन। एक तो आप इसमें नहीं लिखना कोड,
अब हम एक फाइल पे गए, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, न्यू नहीं करना, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करना है। फाइल मेन्यू पे गए, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और बच्चे यहां चूज करना है क्लास लाइब्रेरी। ये देखो क्लास, ये पहली ऑप्शन ही आ गई, क्लास लाइब्रेरी दैट टारगेट .NET एंड .NET Developer दोनों के साथ चले। लैंग्वेज क्या है? शीशा, वो क्लासी है। अब हम ऐसी क्लासी सीखेंगे जो पहले से, बस हमने बनानी है, इतना फर्क। ये क्लास लाइब्रेरी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और ये क्लास लाइब्रेरी का कंसेप्ट 25 साल पहले ही चल रहा है और नहीं आया अभी है। तो अगर नहीं पढ़ा तो कुछ और ही क्लासेस हैं। नेक्स्ट, और इसका नाम रखो ecom _ project _ 1036 .model। मतलब मॉडल के लिए है तो डॉट करके मॉडल लगा, नाम कुछ भी रख सकते हो। वैसे यहाँ पे कन्वेंशन आ रहा ना, प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल। देन क्लिक ऑन, तो मैंने रखा ecom _ project _ 1036, ये प्रोजेक्ट का नाम है, डॉट मॉडल। अब कहानी चेंज है, काम करते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, .NET 10, yes, then click on create। ये आपका एक नया प्रोजेक्ट बन गया और इसमें हम क्या बनाएंगे? मॉडल। इसका 100 मॉडल है, 1000 मॉडल है, लाख मॉडल है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मैं आर्किटेक्चर छोटे मोटे वेबसाइट्स के लिए नहीं होता है, ये सारे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं यही आर्किटेक्चर फॉलो होता है। अब हमें 5-7 दिन तो आर्किटेक्चर बनाने में लगेंगे। तो जैसे घर बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले बेस बनता है। और बेस जो बनाते हैं तो उसका डिजाइन कैसे होता है? बेस के ऊपर 5 मंजिल बन सकती हैं, 2 बन सकती हैं, 10। ये ऐसा ही कुछ बेस बनने वाला है। आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, अगर उसमें आपके 1 लाख टेबल होंगे, उसके हिसाब से भी ये काम करें। तो इसलिए ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर आर्किटेक्चर नहीं। वो देखो 5-7 दिन तो हम यही बनाने में लगेंगे, शुरू करने में प्रोजेक्ट। कहने का मतलब मेरा ये एक, तो ये आपका आ गया ecom _ project। और ये तो ये क्या बच्चे? कंपाइल्ड क्लास। पहली बात ये देखो, क्लास ही बनी और क्या बना इसका, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो कंपाइल्ड क्लासेज होती हैं, इन्हें हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। एक परफॉर्मेंस बेटर होती है, कोड हाइड होता है। आपने पढ़ा होगा सेक्शन में आता है ना, क्या होता है सेक्शन? हम लोग जब पढ़ते हैं उसको पता कैसे कि प्राइवेट ले लो, हाई हो गए, नहीं नजर आता। हमने ऐसे किए होंगे जब पढ़ा। ये असली वाली यात्रा है। अब देखो कितना फर्क है। उस सेक्शन पढ़ा हो आपने, मीनिंग कोड हाइड होना चाहिए। हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोटेक्टिव नंबर ले लेंगे, प्राइवेट हाइड हो गया, दूसरे को नजर नहीं आ रहा, फिर दूसरे के पास उसका स्कोप नहीं है। असली तो अब पता चलेगी। यहां पे कोई पब्लिक प्राइवेट वाला नहीं, ये कंपाइल्ड क्लास बनेगी, कोड हाइड होगा, और इसको आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, कोड पे भी पूरा कंट्रोल होगा जिसने ये क्लास लाइब्रेरी बनाई। इसको हम असेंबलीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असेंबलीज।
एक क्या बोलते हैं उसको, असेंबलीज। एक तो ये एक असेंबली बन जाएगी, मॉडल्स बनेंगे। एक तो अब आपने क्या किया, एक ये बना दिया। एक अब आप क्या करो, एक और प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा वाला काम, जिसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वगैरह बनाते थे, फिर सारे मॉडल वहां ऐड करते थे ना आपको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। तो बाद में ना यहाँ डाटा फोल्डर मिलना है और ना ही ये मॉडल मिले, तो डेटा के लिए हम एक और क्लास लाइब्रेरी बनाएंगे। फाइल एड न्यू प्रोजेक्ट, और वो ASP.NET सॉरी क्लास लाइब्रेरी यहां आ जाता अपने आप में, पहली बार चूज कर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लास लाइब्रेरी नेक्स्ट, और यहां पे क्या लिखा, ecom अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1036 डॉट डेटा एक्सेस। यहां सारा डेटा वाला काम करें। पहले काम कहां करते थे, एक डेटा फोल्डर होता था, एप्लीकेशन डीबी। अब कोड की प्रॉपर डिवीजन होगी, प्रोजेक्ट है अलग अलग, ये बस ये फर्क है, ये क्लासी है, क्लास लाइब्रेरी है। इनको हम DLL भी कहते हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .DLL। और DLL क्या होती है, कंपाइल्ड क्लासेस होती हैं जिन्हें हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। सुना हो, DLL डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अभी आप एक काम करना, क्लास में सर्च करना स्टार्ट और DLL, सिस्टम फोल्डर में नंबर ऑफ DLL फाइल होगी। तो इतने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होगी, आप इसे काम करिए। और कल को DLL मिसिंग एरर आ जाता तो हम डर जाते हैं, वो कोई सिस्टम की फाइल होती, घबरा तो जाती हैं, लेकिन अब नहीं घबराओगे, अब पता होगा DLL क्या होती है। तो इनको हम DLL भी कहते हैं, एक्सटेंशन .DLL डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL क्या होती है, कंपाइल क्लासेस होती है जिन्हें एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में कोड यूज कर सकते हैं। कोड हाइड होगा, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, कोई .NET 10 जी, एक और प्रोजेक्ट ऐड हो गया, दो हो गए। मेन प्रोजेक्ट MVC वाला है, ये भी प्रोजेक्ट है। एक और बनाना है जिसमें मैंने कॉमन चीजें लिखनी है पूरे प्रोजेक्ट की, जैसे ईमेल का कोड हो गया, पेमेंट का कोड हो गया, या ऐसे कई कोड ऐसे हैं तो हम एक जगह बना देंगे और पूरे प्रोजेक्ट में बार बार यूज करेंगे। मे भी वो दूसरा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। उसके लिए कॉल फाइल ऐड न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी ecom अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1036 डॉट यूटिलिटी रख दिया। मतलब इसमें यूटिलिटी बना के रख लेंगे, कॉमन चीजें बना के रख लेंगे जो हमने हर जगह यूज कर। 3 और प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट हो गए। पहले तो हम एक में लिख लेते थे सारा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। और असली पढ़ाई आज से शुरू हुई, जिसको आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिले। कंपनी ने ये नहीं पूछना शुरू करके लेक्चर बड़े अच्छे लगाए हैं, आपने नोटबुक पे बताओ नोट्स बनाए हैं, तो बोलेंगे आप मेरी कंपनी में आ रही हो, आपको प्रोजेक्ट बनाना आता है? आता है, बताओ कैसे बनाते हैं। अगर सही एक्सप्लेन कर दिया तो प्रोजेक्ट ही बनवाना है एक, और ये थोड़ी देखना कि नोट्स अच्छे बनाए। आज से पहले वाला सिलेबस सिर्फ नोट्स पर आई, वो तो मजबूरी थी कि पढ़ना था, हमें पता ही था, हो गई।
4 प्रोजेक्ट हो गए यहाँ पे। अब हम इनको एक एक को कंपाइल कर लेते हैं। कैसे? ये सारा देखो, ध्यान से क्लोज करो। जब ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम करना हो कंपाइल होना ही चाहिए। सबसे पहले आप यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया और क्लीन करो। राइट क्लिक किया, इसको क्लीन किया, फिर इस पे राइट क्लिक करके ये बिल्ड कर दो या रीबिल्ड कर दो, एक ही बात है। अब ये कंपाइल होगा। अगर कोई एरर होगी इस प्रोजेक्ट में बता देगा, लो जी 0 फेल आगे लिखा हुआ है, और ये उस फाइल का पाथ आ रहा है। कहां बनी है DL फाइल, ये देखो ये पूरा लिखा आ रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर बिन फोल्डर है, बिन के अंदर debug.net 10 उसके अंदर दिखाता हूं इसको। ठीक, अब देखना बस हो गया कंपाइल, कोई एरर नहीं। अभी तो लिखा है कुछ नहीं, एरर कहां से आती थी। अब इस पे राइट क्लिक किया और यहां पे ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, जहां पे इसकी DL फाइल बनी होगी, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है। ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, आगे उसके पाथ पे, और ये देखो ऊपर आ रहा बच्चे पूरा पाथ। ये देखो ECOM प्रोजेक्ट 1036.utility, उसके आगे प्रोजेक्ट का नाम ASP.NET Core और D ड्राइव। अब यहां पे ये बिन फोल्डर है, और बिन के अंदर ये debug फोल्डर, और उसके अंदर है .NET 10। और ये देखो .DL, ठीक, .DL, ठीक। ECOM प्रोजेक्ट .DLL, और ये वो DL फाइल आपकी बन, ये यूज होगी। मान लो ये DL फाइल कॉपी की और मैंने ये आपको ले, आप घर ले गए और मान लो आपने ये डेस्कटॉप पे पेस्ट कर, ये पेस्ट हो। आप इसका कोड व्यू नहीं कर सकते, पर यूज कर सकते हो। मैं सिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है। अब कईयों का मन होगा कि क्या पता देख ही ले कोड, तो राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, ये देखो कुछ नहीं समझ आया, ठीक, तो फिर इसके बाद आप इसे बंद कर, ठीक। तो ये थी बच्चे आपकी क्या बन गई, ये DLL फाइल। दोबारा देखो, मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक, क्लीन, फिर राइट क्लिक, फिर हो गया कंपाइल, उसका पाथ भी वहां लिखा आ जाएगा। देखना हो तो इसी मॉडल वाले पे राइट क्लिक किया, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये देखो ये आ गया बिन फोल्डर, बिन के अंदर debug
डीबग के अंदर .NET 10 और ये है वो DL फाइल। ये कंपाइल फाइल है, इसका कोड नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब जितनी भी आप एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, यही होती है DL फाइल। दिखाएंगे आगे वो भी। एक तो इस तरह से ये आ गया। अब डेटा एक्सेस पे आ गए, राइट क्लिक, क्लिक, राइट क्लिक, बिल्ड हो गया। अब इसकी भी देखनी है कंपाइल फाइल, तो राइट क्लिक करो, क्या करोगे, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, और अगेन बिन फोल्डर, डीबग और .NET 10 और ये बन गई। तो इस तरह से अब उसके बाद लास्ट ये आपका, तो सेम क्लिक, एक इसको भी आप कंपाइल कर, एक, और ये भी हो गया कंपाइल, ये मेन प्रोजेक्ट, और इस पे भी राइट क्लिक किया, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये देखो तो यहां पे भी ये बिन डीबग .NET 10, और यहां पे का नाम क्या है, ये एक, ये जो बाकी थी ये मैंने नहीं बनाई थी नीचे, वो DL फाइल बनी है सिस्टम की थी जो आपका फ्रेमवर्क के साथ आई। तो इस तरह से अब कंपाइल ले रहा है, यही करना है अभी। अब क्या करो, सबसे पहले मेन प्रोजेक्ट में जाओ और यहां से इस मॉडल फोल्डर को कट कर लो। मेन प्रोजेक्ट में गई, मॉडल फोल्डर को कट कर लिया। ये 3 बार प्रैक्टिस करनी है, 3 कॉपी बना दी, आज से जो शुरू करना है। और इस मॉडल को कट करके ये जो मॉडल वाला प्रोजेक्ट है इसमें क्या कर दो, पेस्ट कर दिया जी। और ये क्लास 1 की हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी खुद बनाएंगे, तो डिलीट कर दो, क्लास 1 फाइल बनेगी। लो अब इसमें सिर्फ ये मॉडल, एक, आप इस फोल्डर का नाम मॉडल की जगह क्या करो, रीनेम कर दो, और इसका नेम कर दिया व्यू मॉडल। क्या कर दिया, व्यू मॉडल। तो ये आ गया व्यू मॉडल्स, और यहां पे ये मॉडल की जगह व्यू मॉडल किया। मैंने क्यों किया ये मैं आगे बताऊंगा, मॉडल और व्यू मॉडल में क्या फर्क है, इसलिए अभी आप इससे कंफ्यूज ठीक। अब क्या हुआ, अब मॉडल फोल्डर यहां से गायब हो गया। अब मॉडल का काम वहां नहीं रखेंगे, है MVC है, पर मॉडल कहां बनेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, तो अब एक चीज देखो, अब इस व्यू मॉडल के अंदर एक क्लास बनी हुई। अब इस क्लास पे क्लिक किया, ठीक, तो इसका नेम स्पेस, ये देखो ये क्लास का नाम है, और ऊपर नेम स्पेस क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है। लेकिन अब मैंने कट करके इसे दूसरे प्रोजेक्ट में डाला हुआ, और अब ये नेम स्पेस बनना चाहिए, ये प्रोजेक्ट का नाम डॉट व्यू
मॉडल। ये नेम स्पेस भी साथ साथ ठीक करने, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो। तो नेम स्पेस क्या बनाते हैं ज्यादातर, जिस फोल्डर में होता है वहां तक की पूरा नेम होता है, बात ही होता है किसी से। तो हम लोग जैसे ये आ रहा ना प्रोजेक्ट का नाम, अब मुझे नहीं पता इसका नेम स्पेस क्या बनना, मान लो क्लास का ये वाली जो है। तो आप एक काम करो, व्यू मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, वैसे क्लास ऐड कर और ऐड कर एक, और इसका नेम स्पेस ये बनेगा। खुद अगर तंगी हो, कॉपी किया और बस नेम स्पेस ठीक किया मैंने, बस ठीक। और ये क्लास 1 को डिलीट करना थोड़ी जरूरत है। एक ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा समझना यही होते। अब हम लोग इतना पंगा लेंगे, यहां से कट पे यूजर करेंगे, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। लो अब क्या करो, जिस प्रोजेक्ट में चेंज हुआ उसको कंपाइल करके देखो कोई एरर तो नहीं है, ठीक। तो अब हम मॉडल वाले प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, कंपाइल, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, क्लीन, और प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके तो इसमें कोई एरर नहीं है, देख लो, ठीक है। लेकिन जहां से कट किया वहां का पंगा बनाओ, क्योंकि पहले तो मॉडल फोल्डर वहां था। तो फिर आप मेन प्रोजेक्ट को कंपाइल करो, एरर ठीक करने पड़ेंगे, छोटे छोटे एरर आएंगे। मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, क्लीन, और राइट क्लिक किया, बिल्ड, हो गया ये। एरर आ गई, क्यों एरर आए, वो मैंने कट पेस्ट किया तो कहीं ना कहीं तो यूज हुआ होगा। और यहां पे ये बता रहा है होम कंट्रोलर पे लाइन नंबर 2 पे एरर है, लिखा हुआ कहां कहां एरर है। तो ये होम कंट्रोलर वाले पे डबल क्लिक करो, आ गया। अब यहां पे क्या एरर है, अब ये तो है ही नहीं, ठीक। तो अब क्या करना है, ये देखो नीचे क्लास यूज हुई होगी ना, पहले एरर व्यू मॉडल क्लास यही थी, कहीं और से। अब कहां पे है ये, दूसरे प्रोजेक्ट में आ गई। अब उसको यहां एक्सेस करना है, क्या करोगे, देखो, नहीं तो यहां हेल्प में आ जाता है, नहीं आ रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में तो नहीं है, ये है इस प्रोजेक्ट में, क्लियर है। तो ये अब आप सीखोगे, अब इस डीएलएल को, क्लास लाइब्रेरी को कहां एक्सेस करना है, मेन प्रोजेक्ट। कैसे करोगे, मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चीजें ना बार बार यूज होती है। मतलब अभी तो हम 3-4 बार एक ही चीज यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है। ऐड, ये पता कहां गए, मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, तो चलता है वहां से चीज हटा दी, पर है तो सही ना कहीं और, बात ही चेंज होना है। ऐड, और यहां आएगा प्रोजेक्ट रेफरेंस, और यहां पे ये है मॉडल वाला प्रोजेक्ट, ये बच्चे सेकंड ऑप्शन है, इसको टिक कर और ओके। एक जैसे ओके किया तो ये रेफरेंस अब इसमें ऐड हो गया होगा। अगर आपको देखना है
तो प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो और यहां पे नजर मारोगे, ये देखो प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड हो गया ना, ये मॉडल वाला। ठीक, तो अब जो एरर थी यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे गया, अब उसका नेम स्पेस आना चाहिए। ये देखो, यूजिंग वही ecom प्रोजेक्ट 1036.model.view मॉडल, सेलेक्ट किया नेम स्पेस और एरर, और ये नेम स्पेस कहां ऐड हो गया, ऊपर, और इसकी तो अब जरूरत नहीं। ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है बच्चे, ये थोड़ी सेटअप कर रहे हो प्रोजेक्ट की चीजों को। अब उसके बाद फिर कंपाइल करके देखते हैं और एरर तो ना हो। लो जी, सेव किया, फिर मेन प्रोजेक्ट में गए, जब तक एरर ठीक नहीं आगे नहीं जाएंगे। फिर इसे क्लीन किया, फिर उसको कंपाइल किया, लो जी एरर कम हो गए पहले से। एक, अब ये शेयर के अंदर है, एक ये एरर तो देख लेते हैं। ये देखो यहां पे गई, लिखा होता कहां है, व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर है एक एरर डॉट CSHTML। वहां आ रहा था एरर कहां है, एक कोई रट्टा नहीं है, कहां लिखा होगा, आ गया। देखो सबसे ऊपर एरर आ रही है, ये देखो। अब इसका पूरा नेम स्पेस आगे आएगा। एक, अब एक तरीका ये भी था, या यूजिंग नहीं लिखना है तो क्या करो, जैसे लिखा हुआ था इसी के आगे पेस्ट कर दो, एक ही बात है, और नेम से ठीक कर दिया ना, जगह चेंज होगी ना, पहले वही था प्रोजेक्ट में, अब कहीं और चला गया। अब देखो दूसरे प्रोजेक्ट की चीज एक्सेस कैसे की, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। एरर चली गई, देखो पहले एरर थी, अब आप फिर कंपाइल करेंगे। ये बड़े ठंडे दिमाग से मुझे प्रैक्टिस करनी है बैठ के। ठीक, कोई हेल्प लेनी हो तो लैब में ले सकते हो, कुछ स्टेप आप भूल भी सकते हो। 3 बार करोगे, यानी उतने देर जब बिना देखे आप कर, हम कुछ नहीं कर रहे एरर। आप देखो मेन प्रोजेक्ट पे फिर गए, क्लीन, और फिर देखो हो गया भी। बस अब आगे बढ़ते हैं, क्लोज किया, ये भी क्लोज। अब क्या करो, ये जो डेटा फोल्डर है इसको यहां से कट करो और डेटा एक्सेस वाले में आ जाओ। लो जी, राइट क्लिक किया और कट, और कहां पेस्ट करना है, डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे गए और पेस्ट कर। एक, अब यहां एक और फोल्डर कम हो गया, ये क्लास 1 पहले का, इसे तो डिलीट कर दो। लो जी, अब इस डेटा के अंदर ये माइग्रेशन फाइल हमने नहीं बनाई, ये किस वजह से बनी है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो चूज किया था, जिसमें बाय डिफॉल्ट 7 टेबल बनते हैं, और हम खुद करेंगे। तो माइग्रेशन फोल्डर को क्या करो, डिलीट कर दो। ठीक, बस डेटा के अंदर एक ही फाइल है, एप्लीकेशन डीबी कॉर्पोरेट, जो हम भी बनाते थे, याद होगा। लो जी, क्लिक करें, देखें कहीं कुछ चेंज होगा।
अब इसको पहले तो बात है नेम स्पेस ठीक करो, डेटा एक्सेस डॉट डेटा यही आएगा। तो अभी बताया नहीं पता है तो डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और ये क्लास ऐड कर ली, क्लिक कर देना, ये नेम स्पेस बने, और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का नेम स्पेस ठीक कर लिया, और क्लास 1 की अब हमें जरूरत नहीं। एक अब ये दे रहा है फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने, एक पैकेज। अगर आप ऊपर वाले प्रोजेक्ट में देखें जहां से हमने कट कॉपी किया है, ये वाला प्रोजेक्ट था, ये देखो, इस पे डबल क्लिक कराओ, ये कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है आगे सारे एक। तो अब हमें ये वाले पैकेज वहां इंस्टॉल होंगे उस प्रोजेक्ट में, और याद रखना वर्जन सेम होना चाहिए 10.0.1। अगर वहां लोअर हुआ वो भी नहीं चलेगा, हायर हुआ तो भी सेम प्रोजेक्ट है ना, ये ध्यान रखना है। एक अब क्या करो, एक हमें ये भी चाहिए होगा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, देख लेते हैं वहां पे ऑन डिमांड, मैंने पहले बोला वो पहले नहीं कर लेना हमने सारा कुछ। अब ये देखो, ये सीधा क्लास में ही पास कर दिया कंस्ट्रक्टर में, याद है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। तो एक काम कर लो, तो यहां पे ये वाला ASP.NET Core डॉट आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि यहां पे इंस्टॉल नहीं है ना। देखो ये देखो, ये जो डेटा एक्सेस वाला प्रोजेक्ट है, डबल क्लिक करो, कुछ भी इंस्टॉल नहीं। एक तो अब यहां पे हमें कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो यहां पे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। पहली बार वो 3 तो कर ही लो ना जो हमने किए थे, एंटी फ्रेमवर्क कोड, एंटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स डॉट एसक्यूएल सर्वर। एक अब यहां पे ना हमारा ऊपर वाले में ये देखो ना, मेन प्रोजेक्ट में ये देखो एसक्यूएल सर्वर भी है, टूल्स भी है एक, और ये आइडेंटिटी, क्योंकि हमने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क चूज किया, ये तब ये इंस्टॉल हुए। ट्राई करूंगा, मुझे भी पता चलेगा, अगर एक कॉपी कर चल जाएगा। मुझे नहीं पता चला, एक पहले ना एक कर चुके हैं, कॉपी, और ये हो जाए तो सोने में सौखा ही हो जाएगा। आगे डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे आगे वहां पे कहां पे आइटम है ना, प्रोजेक्ट के अंदर आइटम लर्न एक बाकी रास्ते में दो देख लेंगे, तुम बारे में सारा देख लो। अब आप इसे कंपाइल कर, तभी होगा, कॉपी पेस्ट तो तभी नहीं, और क्लिक किया कोई फेल नहीं, राइट क्लिक इंस्टॉल,
वो भी बाहर में नहीं तो होता क्यों था। तब 5-6 प्रोजेक्ट हैं, एक उसमें ये पैकेज रह गया, उसका ये रह गया, हम तो उसी में टेंशन ले जाएंगे। ब्यूटी को इंस्टॉल करो, उसका बजट ये हो गया, उसका ये हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ऐसे भी हो सकता है। और एक और मजेदार चीज, कल को नया वर्जन आ गया 10.0.3, आप चाहते सारे, तो आप क्या करो, सिर्फ वर्जन नंबर चेंज कर दो और कंपाइल कर लो, रिव्यू। नहीं तो वो करना पड़ेगा टूल्स में जाके, मैनेज अगर एक करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा कोई अनइंस्टॉल करोगे, फिर कोई वर्जन ऊपर नीचे होगा, फिर फंसेंगे। ये मैंने सारे जो मेन प्रोजेक्ट में थे, चाहिए हमें सारे डाटाबेस की। क्या थी ये वाला जो नहीं होगी अभी, बाकी तो मेरे ख्याल से यूज चलो ये देख लो, कोई एरर यहाँ पे नहीं, हमने नेम स्पेस किया बस। अब उसके बाद फिर हम इसे कंपाइल करें, कर तो लिया, हो गया, बाकी काम बाद में देखेंगे। चलो अब मेन प्रोजेक्ट में जाओ, वहां कट किया होगा, इसमें भी कोई एरर होगी, राइट क्लिक, क्लिक, फिर राइट क्लिक, फिर अब इसमें भी एरर की लाइन तो लगनी चाहिए। तो अब ये एरर प्रोग्राम डॉट cs लॉजिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आप दूसरे प्रोजेक्ट में बन गया। अब उसका रेफरेंस देखो, और वो कंपाइल क्लास है, जो मॉडल है या डेटा। तो क्या करोगे, ऐड रेफरेंस करेंगे और इसका नेम स्पेस ऐड कर लेंगे, लॉजिक। तो एक काम तो चलो इसको ठीक कर लेते हैं, कनेक्शन सिंग हमने कौन str रखा था, याद है, ये तो ठीक कर लो, कौन str पता ना, बाकी नहीं सेम ही रहने तो जो लिखा हो, हमने क्यों पंगा देना। अब क्या करो, मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट, क्योंकि डेटा फोल्डर उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया। तो आप नोटिस कर रहे हो कि एक प्रोजेक्ट की चीज दूसरे में यूज हो रही, यही बताया ना, कंपाइल क्लासेज है जिसे एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और ये डेटा एक्सेस और डेटा एक्सेस वाला चूज कर लिया, और ये ऐड बस। उसके बाद यहां पे ये नेम स्पेस ऐड कर दिया, और डेटा फोल्डर किया, ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये ऊपर से ऐड हो गया। अब फिर कंपाइल कर लो, और एरर तो नहीं है कोई। मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, क्लिक, राइट क्लिक, आज आप ये फिर खुल के आओगे, हो गया। कल भी हम ऐसा ही करें, प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं बच्चे, शुरू नहीं हुआ अभी। तो पहले हम एक में थे, प्रोजेक्ट तो एक ही है एक्चुअली में, मेन एमपीसी, 3 प्रोजेक्ट में और इसमें ऐड किए हैं। अब आप ये देख लो, जैसे ये क्लास लाइब्रेरी है, कोई भी ये क्लास बनी है, अगर ये पब्लिक जगह यहाँ पे इंटरनल लिख दो, क्या फर्क होगा? यूटिलिटी है उसके अंदर यूज होगी, लेकिन याद रखना इंटरनल और पब्लिक में क्या डिफरेंस है, आज पता चलेगा। इंटरनल मेंबर जो है विद इन द असेंबली ही यूज होंगे, मतलब यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में, और पब्लिक मेंबर जो है दूसरे प्रोजेक्ट में यूज हो जाएगा। तो कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि ये क्लास किसी असेंबली के अंदर यूज होनी चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं होनी चाहिए, क्या करोगे? इंटरनल। अगर दूसरे में भी यूज हो तो क्या कर लो,
चल गया डिफरेंस? पहले कभी नहीं बताया इतने दिन। एक और जब तक ये फायदा तब होता है जब आप क्या करते हो, क्लास लाइब्रेरी बनाओगे। अब उसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जो उसी प्रोजेक्ट में यूज हो, दूसरे में नहीं चाहिए, तो क्या यूज कर रहे हो? वो दूसरे में चाहिए तो क्या करेंगे? पब्लिक जो बच्चे काम करवाया करें ठंडे दिमाग से बैठ के, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप बोलो कोड की तो मैंने एक लाइन भी नहीं अभी लिखी, एक कल भी कुछ ऐसा ही करेंगे। आज आप साथ बैठ के बच्चे रिकॉर्डिंग की और छोटा मोटा देख लेना किसी की, आज मैं खुद ही कह रहा हूँ देख लेना, क्योंकि कंपाइलर वैसे ऐसा कुछ खतरनाक चीज नहीं है। एक बार फिर भी आप देख सकते हो, कोडिंग तो 2 दिन लगेंगे।